अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल मेथड के आगे के स्टेप्स को। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को दोबारा से मैं आपको कल के लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में हमें आंसर्स निकालने हैं, जिन्हें सॉल्व करना है। जिस प्रॉब्लम जैसे यहाँ पर हमने प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ी थी मलेरिया। तो मलेरिया के बारे में कि मलेरिया कैसे होता है, किस तरीके से फैलता है, वो इंसानों में इंसानों को किस तरीके से अफ़ेक्ट करता है, किस ऑर्गेनिज़्म की वजह वजह से होता है। तो ये सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन्स बने थे। मतलब मलेरिया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था और उसके लिए सवालात क्या थे, जो अभी मैंने आपको बताई, ये तमाम सवालात थे जिनको हल करना था। तो उसके लिए फिर सेकंड स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, जिससे ऑब्जर्वेशन के थ्रू पहले हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन बेसिकली वो सारी नॉलेज होती है जिसे गेन यानी हासिल किया जाता है थ्रू सेंसेस। सेंसेस की मदद से क्वालिटेटिव जिसे कहा जाता है, और दूसरा ये साइंटिफिक इक्विपमेंट की मदद से जिसे क्वांटिटेटिव कहा जाता है। इसके बारे में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को भी हमने डिटेल में इसके डिफरेंशिएट को चेक किया था, पढ़ा था, समझा था। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल दी थी कि लेब्रन थे, जो फ्रेंच फिजिशियन थे। उन्होंने 1880 के अंदर ब्लड सैंपल मलेरिया मलेरिया पेशेंट के ब्लड सैंपल को चेक किया था, ऑब्जर्व किया था, जिसके अंदर उन्हें उनके ब्लड में एक टाइनी क्रिएचर्स मिली थी, ठीक है, जिसे उन्हें प्लाज्मोडियम का नाम दिया था। फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या बनाई थी कि प्लाज्मोडियम जो है प्रेजेंट होता है तमाम मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर। फिर हमने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस वो की कंपोनेंट होता है जो ऑब्जर्वेशन हमने की है, ऑब्जर्वेशन हुई है, उन सारी ऑब्जर्वेशन को, उन सारे एविडेंस को फिर एक इंटेलिजेंट गेस यानी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, क्योंकि हाइपोथेसिस ख़याल है, तो उस ख़याल को एक जुमले की फॉर्म में बनाया जाता है ताकि उसके ऊपर फर्दर स्टडी की जा सके। तो हाइपोथेसिस जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि वो सिंपल होना चाहिए, टेंटेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये आर्ज़ी ख़याल होता है, टेस्टेबल होना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, रिसेंबल होना चाहिए और एग्री करे ऑब्जर्वेशन के साथ, और फॉल्सिफिएबल होना चाहिए। अच्छा, तो मलेरिया से रिलेटेड क्या हाइपोथेसिस बना था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज़ ऑफ मलेरिया। ये हाइपोथेसिस बना था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज़ ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का जो कॉज़ है वो प्लाज्मोडियम है। अब नेक्स्ट स्टेप को हम पढ़ते हैं, वो है रीज़निंग। फोर्थ स्टेप है रीज़निंग, जिसे फ़िल्टर प्रोसेस कहा जाता है। रीज़निंग की मदद से बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग द रीज़निंग प्रोसेस। लॉजिकल कंक्लूजन, बेसिकली इसे लॉजिकल कंक्लूजन भी कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अब वो क्या करते हैं, जब वो हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसके लिए वो रीजनिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। रीजनिंग मतलब कि वो सबब क्या है, हाइपोथेसिस जो उन्होंने बनाया है वो एक ख्याल है, तो उस ख्याल के लिए कौन कौन से सबब बने, उन सबको देखा जाता है और इसे फिल्टर प्रोसेस कहते हैं। यानी कि जो चीज़ रीजनिंग जो हमारी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे उसे हम ऐड कर देते हैं, और जो नहीं करे उसे हम उसमें से ऐसा-ऐसा करके डिडक्ट करते हैं और फिर हम एक फाइनल हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। उसके बाद है हाइपो रीजनिंग की 2 टाइप्स होती हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इसके अंदर हमेशा स्पेसिफिक से जनरल में जाया जाता है। यानी कि स्पेसिफिक चीज़ क्या है और जनरल चीज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक बर्ड लेते हैं, चिड़िया, एक बर्ड है, हम कहते हैं उसके पर होते हैं, तो जनरल में क्या है, जनरल में हम ये आइडिया देंगे, ये बात कहेंगे कि तमाम पर, क्योंकि इस चिड़िया एक बर्ड है, तो तमाम बर्ड्स के भी पर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिक क्या ली थी, चिड़िया के, अगर चिड़िया है उसके पर हैं तो वो एक बर्ड है, तो तमाम बर्ड्स के भी पर होने चाहिए। इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, जिसके अंदर स्पेसिफिक से जनरल को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट होता है डिडक्टिव रीजनिंग, मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसके अंदर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाया जाता है, कि पहले जनरल कैटेगरी को देखा जाता है, जनरल चीज़ को देखा जाता है, फिर हम स्पेसिफिक को देखते हैं। मूव फ्रॉम, इसी में भी हम उसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। जैसे जनरल में क्या है, हम कहेंगे तमाम बर्ड्स के जो तमाम बर्ड्स हैं उनके पर होते हैं जिसकी मदद से वो उड़ते हैं। तो स्पेसिफिक अगर हम स्पैरो लें, चिड़िया लें, तो हम कहें उसके भी पर होते हैं। जनरल को हमने पहले देखा है, फिर हम उससे स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। डिडक्टिव रीजनिंग में मेन पॉइंट क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन इफ एंड देन स्टेटमेंट। इफ और देन स्टेटमेंट मतलब
अगर ऐसा है तो फिर ये होगा। इस तरीके की स्टेटमेंट डिडक्टिव रीज़निंग में बनती है। जैसे अगर हम मलेरिया को डिस्कस करें, क्योंकि हम यहाँ तमाम चीज़ें मलेरिया के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हाइपोथेसिस क्या बनाया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज़ ऑफ मलेरिया। तो इन्होंने डिडक्टिव रीज़निंग में वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज़ ऑफ मलेरिया, देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर प्लाज्मोडियम मेन कॉज़ है मलेरिया का, तो फिर तमाम मलेरिया पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। मलेरिया पेशेंट जो है, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। ये डिडक्टिव रीज़निंग हुई थी। अभी तक ये सारी जो है डिस्कशन सिर्फ़ एक ख़्याल और मतलब ज़हनी तौर पर और कुछ एविडेंसेस को जमा करते हुए बनाई जा रही है। अभी इस पे कोई प्रैक्टिकल, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से डिडक्टिव रीज़निंग होती है और मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव रीज़निंग होती है। जब रीज़निंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और वो उसमें आप जनरल से स्पेसिफिक को अच्छे तरीके से देख लें कि जनरल में चीज़ें पाई, क्या चीज़ है और स्पेसिफिक में क्या है। अब जब डिडक्टिव रीज़निंग हो जाती है, तो उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है, टू चेक द हाइपोथेसिस। ये वो प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसके अंदर हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है। Experiment is a practical performance of a scientist to identify the real cause of a problem based on inductive or deductive reasoning. Experiment वो practical approach है जिसकी मदद से साइंटिस्ट जो है वो असल मसला प्रॉब्लम का जो असल सबब है उसको तलाश करते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की मदद से। एक्सपेरिमेंट के अंदर साइंटिस्ट परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ टेस्ट। एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट दो तरह के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो जिसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल मलेरिया को डिस्कस करें तो यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप वो होगा जो बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पीपल है, उनको देखा जाएगा। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसके अंदर मलेरियल पेशेंट को डिस्कस किया जाएगा, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अगर कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर जब एक्सपेरिमेंट कर लें और उससे ये पता चले कि हाइपोथेसिस ट्रू है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल ग्रुप में उन्होंने 100 पीपल्स को ब्लड सैंपल को चेक किया है जो बिल्कुल हेल्दी हैं। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन्होंने 100 पीपल लिए हैं जो मलेरिया के पेशेंट हैं और उनके ब्लड के अंदर वो टाइनी क्रिएचर जिसे लेब्रन ने प्लाज्मोडियम का नाम दिया है वो मौजूद है, वो पाया जा रहा है। तो फिर इस तरीके से अगर हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो जाए कि एक्सपेरिमेंट में भी वही बात जो ऑब्जर्वेशन में है वो प्रूफ हो गई है और उससे हाइपोथेसिस जो जनरेट हुआ था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, वो ट्रू साबित हो जाए तो उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो टाइनी क्रिएचर्स मौजूद नहीं होती और उनके ब्लड में इस तरह की कोई क्रिएचर नहीं मिलती जिसे लेब्रन ने प्लाज्मोडियम का नाम दिया था और ये स्टेटमेंट बनाई गई थी कि प्लाज्मोडियम इज द मेन कॉज ऑफ मलेरिया, तो फिर वो हाइपोथेसिस फॉल्स होता है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, उससे ये आइडिया होता है कि जो ऑब्जर्वेशंस की गई हैं जिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड और उसके ऊपर जो हाइपोथेसिस इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को देखते हुए बनाया गया है, तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म प्रैक्टिकली किया जाता है जिससे ये आइडिया हो, इससे कंफर्म हो जाता है कि ये हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। और अगर वो ट्रू साबित हो जाता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी वही चीज़ें मिलें जो ऑब्जर्वेशन में देखी गई हैं, जो एविडेंस जमा किए गए हैं, तो उसे बार बार चेक किया जाता है कि अगर वो ट्रू है तो कोई पॉइंट ऐसा ना रह जाए कि कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो। जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 100 पीपल का बनाया था, 100 पीपल लिए थे, उन्होंने हर एक को 1 बाय 1 चेक किया था। तमाम पीपल के ब्लड को अच्छे तरीके से उनके सैंपल को चेक किया था कि उसके अंदर वही टाइनी क्रिएचर मौजूद हैं या नहीं। और हेल्दी पीपल जिसे कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, उनके भी तमाम ब्लड सैंपल को अच्छे तरीके से चेक किया गया था कि उसमें वो टाइनी क्रिएचर पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। जब ये तमाम चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं, तो फिर क्या होता है, रिज़ल्ट। नेक्स्ट स्टेप है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट को हम डेटा गैदरिंग का भी प्रोसेस कहते हैं, जो एक क्वांटिटेटिव फॉर्म होती है। यहाँ पर क्वांटिटेटिव से मुराद है वो तादाद। जैसे 100 ग्रुप, हाँ, 100 पीपल का ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और कंट्रोल ग्रुप भी 100 पीपल का था। तो अब उनकी मदद से जो हमें क्वांटिटेटिव फॉर्म में सैंपल जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उससे हम यहाँ पर उस तमाम डेटा को कलेक्ट करके रिज़ल्ट बनाते हैं। The result are where you report what happened in the experiment. इस रिजल्ट्स में आप वो बताते हैं कि
वो रिपोर्ट करते हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट में चीज़ें हुई हैं। रिजल्ट क्या करता है, रिजल्ट वेरीफाइज करता है हाइपोथेसिस को। रिजल्ट में वो तमाम चीज़ें क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा बनाया जाता है, जिससे हमारा जिसमें जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसके अंदर जो डेटा हमें क्वांटिटेटिव फॉर्म में कलेक्ट हुआ है उसे रिपोर्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन वो स्टेप, वो फाइनल स्टेप है जिसके अंदर द फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज डेवलपिंग कंक्लूजन। साइंटिफिक मेथड का जो फाइनल स्टेप है वो क्या है, कंक्लूजन बनाना, डेवलप करना, कंक्लूजन को डेवलप करना, इन विच ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज। अब जितना भी जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं उसे यहाँ पर अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाता है। जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं हर तरीके से उसे चेक किया जाता है कि कोई कोई पॉइंट, कोई उसमें चीज़ की कमी ना हो, कोई चीज़ उसमें रह ना गई हो, कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो, अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाता है और फिर फाइनल कंक्लूजन इज मेड दैट, कंक्लूजन बनाया जाता है जो प्लाज्मोडियम और मलेरिया के केस में बनाया गया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। कि तमाम जो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग पर हाइपोथेसिस जनरेट हुआ था, फिर डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग की मदद से जो बात हुई थी, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था, इन सब चीज़ों ने वेरीफाई कर दिया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो फिर जब हाइपोथेसिस और सॉरी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स निकाले गए थे उसने भी ये चीज़ प्रूव कर दी थी। तो फिर फाइनल कंक्लूजन हर तरीके से एनालाइज करने के बाद, एनालिसिस के बाद जो बना था वो क्या बना था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि जो मलेरिया का कॉज है वो प्लाज्मोडियम है। इसी तरीके से फिर जब कंक्लूजन बन जाता है देन स्टेप आता है थ्योरी। थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी इज अ वेल टेस्टेड, अच्छे तरीके से टेस्ट की गई एंड हाईली रिलायबल, कि उस पर पूरा यकीन किया जा सके, वो उस पर यकीन किया जा सके। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, वो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है ऑफ द नेचुरल फिनोमेना, किसी भी नेचुरल फिनोमेना की। यहाँ पर हम मलेरिया को डिस्कस करें तो मलेरिया के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है वो टेस्ट हाईली टेस्टेड हो, रिलायबल हो, एंड दैट कैन इनकॉर्पोरेट लॉस, हाइपोथेसिस एंड फैक्ट, जो अपने फैक्ट्स की बुनियाद पर, हाइपोथेसिस की करेक्शन के बुनियाद बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से टेस्ट की गई हो, उसे थ्योरी कहते हैं। अगर थ्योरी जब थ्योरी बन जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है लॉ। उस थ्योरी को सबसे पहले उस थ्योरी को उस कंट्री के अंदर जहाँ ये थ्योरी बनी है वहाँ चैलेंज किया जाता है। उसके बाद उसे इंटरनेशनल लेवल पे चैलेंज किया जाता है कि तमाम साइंटिस्ट जो भी हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो इस चीज़ को जो फॉर एग्जांपल लेब्रन ने सही प्रोसेस ये प्लाज्मोडियम के बारे में बताया था, तो फिर क्या है, वो बाकी इंटरनेशनल लेवल पे चैलेंज करते हैं कि ये जो हमारा कंक्लूजन बनाएं कि आप भी इसे चेक करें कि वाकई आप भी इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं, आपको भी ये प्लाज्मोडियम ही जो है मलेरिया का कॉज नज़र आ रहा है। तो फिर जब इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी टेस्ट कर ली जाती है और रिजल्ट्स बिल्कुल सिमिलर आते हैं, तो फिर उसको लॉ का नाम दे देते हैं। साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। साइंटिफिक लॉ जो है वो एक यूनिफॉर्म होता है और बिल्कुल कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का। इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये एक इररिफ्यूटेबल थ्योरी के बाद बनता है कि उस थ्योरी का इनकार ना किया जा सके। लॉ जो होता है वो एक फुल स्टॉप होता है कि अब उस टॉपिक के ऊपर, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर मजीद कोई डिस्कशन नहीं होगी और उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं होगी, क्योंकि अब वो एक लॉ की शक्ल में आ गए, जिसकी मदद से उसके ऊपर बिल्कुल एतबार किया जाता है। उसके बारे में जितने भी पॉइंट्स, उसके बारे में जो थ्योरी आई है, उसके बारे में जो हाइपोथेसिस आया है, उसको हर तरीके से सच माना जाता है। लॉ के बाद उसके बारे, और अगर वो थ्योरी जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी वो रिजल्ट्स ना आए तो फिर वो बात वहीं तक रह जाती है और वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको, कोई क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।